तो आज की इस क्लास में हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे, वो भी ग्राफीय विधि से। इसके बाद आएगा कैलकुलस विधि, है ना। तब तक हम आज ग्राफीय विधि के बारे में देखेंगे। ग्राफीय विधि से हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, एक समान त्वरित गति। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक समान त्वरित गति, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समयांतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान हो, तो उस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन। मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब यह वस्तु कहां है? आकाश पर स्थित है। अब यह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, तो इसका वेग प्रति सेकंड पहले सेकंड में होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग। दूसरे सेकंड में इसका वेग हो जाएगा 19.6 मीटर, है ना। और तीसरे सेकंड में हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसका वेग प्रति सेकंड 9.8 मीटर की दर से बढ़ता जाता है ना। पहले सेकंड में 9.8 मीटर, दूसरे सेकंड में 19.6 मीटर, तीसरे सेकंड में 29.4 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता है। मतलब वेग में परिवर्तन कैसा दिख रहा है हमें? वेग में परिवर्तन कैसा दिख रहा है? +9.8 मतलब वेग में परिवर्तन बिल्कुल एक समान है। वेग में परिवर्तन बिल्कुल एक समान है, मतलब एक समान त्वरित गति है। मतलब जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन बिल्कुल एक समान होता है। और ये जो गति के समीकरण हम जिनकी व्युत्पत्ति करेंगे, यह एक समान त्वरित गतियों के लिए हैं, जिसका एक्सेलरेशन या त्वरण जिस वस्तु का बिल्कुल एक समान होता है उसके लिए ये गति के समीकरण हैं, है ना। यदि त्वरण बढ़ रहा है या त्वरण घट रहा है तो फिर ये गति के समीकरण हम इस समीकरणों से उस वस्तु का वेग या विस्थापन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। तो अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति के लिए हम एक समीकरण लेते हैं v = 2t। v = 2t हमने एक समीकरण लिया। इसमें क्या करेंगे? हम t के मान रखते जाएंगे तो v का मान हमें मिलता जाएगा। तो t का मान रखें हम तो v का मान हमें मिलता जाएगा। t का मान हमने रखा 0 रखने पर 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 रखा हमने, 1 रखने पर 2 1 = 2, है ना। 2 रखने पर 2 2 = 4, 3 रखने पर 3 2 = 6, 4 रखने पर 4 2 = 8। इस तरह हमें वैल्यूज मिलती है ना। मतलब एक समान त्वरित गति का ये क्या है? एक समान त्वरित गति का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाएं समय वेग अक्ष का। तो जब समय 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, वेग भी 0 है। जब समय 1 पर है तो वेलोसिटी 1 पर है। जब समय 2 पर है तो वेलोसिटी 2 पर है। जब समय 3 पर है तो वेलोसिटी 3 पर है। जब समय 4 पर है तो वेग भी 4 पर है। मतलब हमें ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हमें मिलते जा रहे हैं। मतलब हमें क्या मिल रही है? एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसका ग्राफ हमें क्या मिल रहा है? एक सरल रेखा मिल रही है ना। अब ये मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, बाकी ये ऐसे एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी, v और t का ग्राफ, है ना। तो vt ग्राफ की जो प्रवणता होती है, vt ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है? प्रवणता या ढाल लिख सकते हैं। तो vt ग्राफ की प्रवणता या ढाल हमें एक्सेलरेशन या त्वरण देती है ना। vt ग्राफ की प्रवणता को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। बात समझ आई? और यदि ये एक समान त्वरित गति है और इसी गति के लिए गति के समीकरण बने हैं जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही होती है, जैसे गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई कोई वस्तु, है ना। तो इसके 3 कंडीशन बनेंगे त्वरित गति के। पहला बनेगा एक समान त्वरित गति, जिसको हमने देख लिया। तो समय और वेग अक्ष के सापेक्ष जो ग्राफ बनेगा वह क्या बनेगा? एक सरल रेखा बनेगी। मतलब त्वरण क्या होगा? नियत होगा। त्वरण क्या होगा? कांस्टेंट या नियत होगा, ठीक है, या नियत होगा। मतलब इस कंडीशन पर हम गति के समीकरण से उस वस्तु का वेग या विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है वेग समय ग्राफ के मध्य
यदि हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिली, ठीक, ऐसा ग्राफ मिली, मतलब सरल रेखा ना होकर के एक कर्व बनाए, तो त्वरण बढ़ रहा होता है। त्वरण क्या होता है? बढ़ रहा होता है। त्वरण बढ़ रहा होता है ना, क्योंकि त्वरण बढ़ भी सकता है और त्वरण घट भी सकता है, त्वरण एक समान भी हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकते हैं त्वरण के। तो जब एक सरल रेखा मिलेगी तो त्वरण नियत है। जब एक कर्व ऊपर की ओर जाता हुआ ऐसे मिलेगा, ऐसे ऊपर की ओर जाता हुआ, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, तो ऐसे जाता हुआ मिले तो क्या होगा? त्वरण बढ़ रहा होगा। तीसरा कंडीशन, त्वरण घट भी सकता है ना, त्वरण घट भी सकता है। तो ये समय वेग अक्ष के सापेक्ष जब इस तरह का कर्व मिले तो इस कंडीशन में त्वरण घट रहा होता है या त्वरण घट रहा है होता है, ठीक है, इस कंडीशन में त्वरण घट रहा होता है। तो हमने जाना कि एक समान त्वरित गति में या गति के समीकरण से उस जब एक्सेलरेशन का मान बिल्कुल एक समान होगा तो ही गति के समीकरणों को ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? गति के समीकरणों को ज्ञात करेंगे, इस कंडीशन और इस कंडीशन पर नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। और ये त्वरण कब बढ़ेगा? जब t का मान, जब आप v इक्वल रख दें t क्यूब, है ना, तो 1 की वैल्यू रखोगे तो 1, 2 की वैल्यू रखोगे तो 8, 3 की वैल्यू रखोगे तो 27। तो देख रहे हैं 1, 8, 27, है ना, मतलब असमान वृद्धि हो रही है। किसमें? वेग में असमान वृद्धि हो रही है, मतलब त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं गति के समीकरण की ओर, जो कि ग्राफीय विधि से हमें समीकरण गति का निकालना है। तो पहला समीकरण क्या है गति का? आपने कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा। पहला समीकरण गति का है v इक्वल u प्लस ए टी, है ना, v इक्वल क्या है? u प्लस ए टी। तो पहला समीकरण हम लिखते हैं गति का, जो कि है v इक्वल u प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पर v क्या है? v है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और a है एक्सेलरेशन या त्वरण, तथा t है समय, है ना। यह कैसा समय है? यह समय तब तक के लिए लागू है जब तक कि त्वरण एक समान है ना, जब तक कि त्वरण एक समान है तभी तक यह समय लागू होगा। तो ये कैसा संबंध हमें देता है? ये हमें देता है, इसको ले लेते हैं पहला लेटर और लास्ट वाला, तो ये संबंध बन जाता है। ये संबंध हमें देता है वेग, v से वेग, t से समय, है ना। तो ये देता है हमें वेग समय संबंध, वेग समय संबंध, ठीक। तो एक हम ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ से हम तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलिए ग्राफ बना लिए इसके लिए। तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, सॉरी y अक्ष नहीं, अच्छा x अक्ष y अक्ष के संगत, x अक्ष के संगत हमने समय ले लिया t, y अक्ष के संगत हमने वेलोसिटी ले ली v, ठीक है। t इधर बढ़ रहा है, v इधर बढ़ रहा है। अब जो कि हम जानते हैं कि जो गति का समीकरण है वह एक समान त्वरित गति के लिए है, और एक समान त्वरित गति में त्वरण कांस्टेंट होता है, नियत होता है, मतलब ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? एक सरल रेखा, लेकिन वह जीरो से नहीं लेंगे हम, ठीक है, जीरो से नहीं लेंगे, इसको कुछ यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज पता करनी है, हमें तीनों समीकरण का मान निकालना है। तो यहाँ से यदि लेंगे तो हमें तीनों समीकरण प्राप्त नहीं होंगे, तो हम इसको कुछ यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से हम एक सरल रेखा ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, टेढ़ा बन गया, ऐसे बना लो, ठीक। तो ये एक सरल रेखा हमें ऐसे मिल गई, इसको बिल्कुल सरल रेखा ही बनाना, है ना। तो ये हो गया, यहाँ से हमने क्या प्रारंभिक वेग चुना है, तो ये हो जाएगा u पॉइंट, प्रारंभिक वेग। अब इसको ऐसे वेग अक्ष से मिला देते हैं, तो ये हो जाता है अंतिम वेग v। अब अंतिम वेग पर समय कितना है ये जानने के लिए हम इस पॉइंट को समय अक्ष से मिला देते हैं, समय अक्ष से मिला देते हैं। मान लेते हैं उस समय पर समय है t, जब उसका अंतिम वेग v है, ठीक है। अब यहाँ से इस पर ऐसे लंब डाल देते हैं और इसको दे दिया हमने कोण थीटा। अब इसको नाम दे देते हैं, ये a, ये है b, ये है c, ये है d, ये o और ये e, ऐसे हमने इनका नामकरण कर दिया, ठीक है। हाँ, अब बात शुरू करते हैं, इसकी वैल्यूज रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर OU इक्वल होगा कितना? CD, OU की, हाँ, अब यहाँ पर जो OU है, OU की वैल्यू है U, OU कितना हो जाएगा U, और BD जो है, BD हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, BD इक्वल हो जाएगा V,
बी डी इक्वल हो जाएगा वी। तो ये बी सी की वैल्यू हमें पता करनी है ना, बी सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना। हमें बी डी पता है और क्या पता है, ओ सी ओ ए पता है, तो हम बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए सी इक्वल ओ डी, है ना, ए सी इक्वल ओ डी इक्वल कितना है यू, ठीक है। और ओ यू इक्वल सी डी इक्वल कितना है, अच्छा ए सी इक्वल ओ डी इक्वल है टी, ये समय अक्ष है, तो ये हो जाएगा इसका मान टी, ठीक है। और फिर ओ ए इक्वल सी डी इक्वल कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल सी डी इक्वल है, ओ ए की वैल्यू है यू, तो ये हो जाएगा यू। फिर लिखें ओ ई इक्वल बी डी, है ना, ओ ई इक्वल बी डी इक्वल कितना है वी, वेलोसिटी वी, ठीक है, ओ ई है वी, बी डी बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी। अब हमें बी सी का मान पता नहीं, है ना, तो बी सी का मान कैसे निकालेंगे, हमें बी डी पता है वी है और सी डी पता है यू है ना, तो मान रख लो। तो बी डी इक्वल कितना है, बी डी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ये बी डी इक्वल लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इसको लिखा जा सकता है, तो ये हो गया बी सी प्लस सी डी। तो बी डी इक्वल कितना है, बी डी इक्वल है वी इक्वल बी सी कितना है, बी सी हमें नहीं पता, है ना, और सी डी कितना है, सी डी है यू, तो बी सी यू को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा वी माइनस यू, मतलब बी सी की वैल्यू निकल जाएगी वी माइनस यू, ठीक है, वी माइनस यू निकल गया। तो हम गति का पहला समीकरण बनाएंगे वी इक्वल यू प्लस ए टी यहीं से, है ना। तो हमें वेग में परिवर्तन मिल चुका है, तो हम जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट कि ए इक्वल वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, इसके बटे में कुछ नहीं, एक तिरक गुणा करा दो, वी माइनस यू का गुणा एक से तो वी माइनस यू, ए का गुणा टी से तो ए टी, तो वी इक्वल कितना हो गया यू प्लस ए टी। यही है गति का पहला समीकरण, है ना। तो गति का पहला समीकरण हमें क्या देता है, वेग समय संबंध, और वेग समय संबंध किसके बराबर होता है, वेग समय संबंध ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन त्वरण, है ना। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया, वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमें एक्सेलरेशन दे रही है। हम जानते भी हैं कि ए इक्वल वी माइनस यू बाई टी होता है ना। और यहाँ पर जो ए होता है, जो त्वरण है, वह क्या है, वह कांस्टेंट है, वह क्या है, कांस्टेंट, नियत है, क्योंकि एक समान त्वरित गति हम देख रहे हैं, तो त्वरण हमेशा नियत होगा, ए कांस्टेंट होगा। अब दूसरा समीकरण, है ना, इसको मिटाएं, चित्र वही चलेगा, ग्राफ वही रहेगा, ठीक है, ग्राफ बदलेगा नहीं, और वैल्यूज आप मिटाना नहीं, आपने नोट कर लिया होगा वैल्यूज, है ना, कि ओ ए की वैल्यू, सी डी की वैल्यू, ओ ई की वैल्यू, बी डी की वैल्यू, आप इन वैल्यूज को लिखे रहें कॉपी पे, दूसरे समीकरण में भी इसकी उपयोगिता होगी। तो दूसरा समीकरण है क्या, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम जानते हैं कि यू है प्रारंभिक वेग, टी है समय, ए है एक्सेलरेशन, और क्या, एस है विस्थापन, है ना। तो एस है इसमें विस्थापन, तो यहां पे एस बस लिखे देते हैं, एस है विस्थापन, बाकी सब वही है ना, नया नाम एस आया इसलिए हमने लिख दिया। अब एक ऐसा संबंध बनाएगा, एस मीन्स स्थिति, एस फॉर स्थिति, विस्थापन क्या है, स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन ही विस्थापन है, तो एस है स्थिति और टी है एक्सेलरेशन, वो टी है समय, तो ये क्या बन जाएगा, स्थिति समय संबंध, क्या बन गया, स्थिति समय संबंध, ठीक है। अब इस संबंध को लगाने के लिए हम देखेंगे स्थिति क्या है, यहां से u से v है स्थिति, वस्तु की स्थिति u से v है, और समय t यहां पर है, तो मतलब इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पूरा, मतलब ये समकोण त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, एस इक्वल, समकोण त्रिभुज को ऐसे बना देंगे, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत क्या, OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल। बात समझ आ रही है। स्थिति क्या है, u से v, ये स्थिति हो गई, समय है ये t, तो स्थिति समय संबंध मतलब स्थिति समय के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज और आयत, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, इस ABC त्रिभुज में आधार है AC, तो आधार
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है BC धन। अब आयत OECD का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई है T, चौड़ाई है U, है ना। तो चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई लिखो, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई लिखो, UT, है ना, या फिर ऐसे लिख दो चौड़ाई गुणे लंबाई मतलब OA गुणे OD। अब मान रखो तो 1/2 AC का मान, AC क्या है, आधार है, AC का मान हमने क्या लिखा T, BC का मान V माइनस U प्लस OA का मान U इंटू BD का मान BD कहाँ गया, BD का मान V, सॉरी नहीं OD का मान T, है ना। तो अब मान रखते जाओ, इसको हल करते जाओ, 1/2 T, अब V माइनस यू, है ना, V माइनस यू। गति का पहला समीकरण क्या है, V इक्वल U प्लस AT, गति का पहला समीकरण V इक्वल U प्लस AT। तो यहां से V माइनस यू निकाल लो, तो V माइनस यू इधर गया तो बना AT, तो V माइनस यू की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, AT, तो यहां पे रख दिया हमने AT प्लस UT। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ T स्क्वायर मतलब AT स्क्वायर, ठीक, T स्क्वायर गुणे में है घात जुड़ जाएगी UT S इक्वल, तो S इक्वल क्या निकल गया, UT पहले लिख लो, ठीक, क्योंकि समीकरण में UT पहले लिखा है, प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है, यही गति का दूसरा समीकरण है ना, दूसरा समीकरण है। यहां पर भी A क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। क्यों, क्योंकि एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण लागू होता है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि गति के समीकरण को हम लगाते हैं किसके लिए, जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही होती है उसके लिए। बात समझ आई, गति का तो दूसरा समीकरण भी। अब आता है गति का तीसरा समीकरण, इसके बाद ये ग्राफीय विधि कंप्लीट होगा। गति का तीसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण है V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। तो इनमें हम तीनों चीजें लिखवा चुके हैं। V क्या है, अंतिम वेग, U है प्रारंभिक वेग, A है त्वरण, S है विस्थापन, ठीक है, इसको लिख लेना। तो ये कैसा संबंध बन जाएगा, V से वेग, S से स्थिति, तो कैसा संबंध बना, वेग स्थिति संबंध, वेग स्थिति संबंध, ठीक है, वेग स्थिति संबंध बना। अब वेग देखो, वेग यहां है, स्थिति कहां है, यहां है। तो इसके लिए एक डिफरेंट आइडिया लेते हैं। चूंकि हमने गति का पहला समीकरण तो एक्सेलरेशन से निकाल लिया, क्योंकि VT ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है, तो A बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय हमने रखा। जब गति का दूसरा समीकरण हमने लगाया, तो गति का दूसरा समीकरण क्या था, स्थिति समय संबंध, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, स्थिति समय संबंध। तो स्थिति ये हो गई, समय संबंध, इसके बीच घिरा क्षेत्रफल त्रिभुज आयत था, उसका क्षेत्रफल हमने निकाला, तो हमें गति का दूसरा समीकरण मिल गया। अब जब गति का जो तीसरा समीकरण है, इसमें हम इस पूरे एरिया को एक ही एरिया मानते हैं, मतलब इसको हम मानते हैं ये इस क्षेत्र को समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बना, ये समलंब चतुर्भुज, हमने नाम दिया OADCB, ठीक है, यहीं पे इसको बाहर निकाल लिया हमने आपको समझाने के लिए, है ना। तो ये क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज बन गया, ये हमें समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ना, नहीं जानते होगे तो जान लो। समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजाओं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, है ना, या दो भुजाएं जिनकी आमने सामने की नहीं, जिनकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों, समलंब चतुर्भुज, है ना, दो भुजाएं समांतर हैं इसमें। तो इसका विस्थापन निकालेंगे, S इक्वल कितना होगा, समलंब चतुर्भुज क्या है, OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल, इसमें भी विस्थापन ही निकालेंगे, ठीक है ना, इसमें भी विस्थापन ही निकालेंगे, ठीक। तो S इक्वल कितना हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, ठीक। आप क्षेत्रफल निकालो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे समांतर भुजाओं का योग है ना, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, गुणे बीच की लंबवत दूरी, है ना, लंबवत दूरी। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं,
समांतर भुजाओं का योग करना है, तो समांतर भुजाएं OA और BD ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं दिख रही हैं, तो इनका योग कर दो OA प्लस BD, इनका योग हो गया। गुणे बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इनके बीच की लंबवत दूरी है AC, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे समकोण त्रिभुज समकोण बनाएगा, है ना, राइट एंगल बनाएगा, तो इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई AC। अब 1/2 गुणे OA का मान लिख लो, OA कितना है, U है, आपने मान लिख लिया होगा। BD का मान कितना है, BD का मान V है, इंटू AC, AC क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी, AC का मान हमें पता नहीं है ना, या AC का मान हम पता है भी, AC का मान कितना है, AC का मान है T, तो T हम रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि AC का मान T अगर रख देंगे तो गति का तीसरा समीकरण हमें मिलेगा नहीं। जरा ध्यान से समझो, यदि AC का मान हम T रख दें, आपने लिखा भी होगा कि AC इक्वल T, तो AC का मान T रखने पर हमें T वाला फंक्शन मिल जाएगा, जबकि गति के तीसरे समीकरण में समय है ही नहीं, है ना, समय की बात ही नहीं की गई है, समय वाला पद इससे गायब है। तो इसको AC के टर्म पे हम T तो नहीं लिखेंगे, तो इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि AC का मान हम निकालेंगे tan थीटा से, है ना, या VT ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, VT ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसके पहले हमने बताया भी, है ना, VT ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन, क्योंकि अब तरीका बदलेगा, क्योंकि AC की वैल्यू T जो कि हमको रखनी नहीं है, क्योंकि T इस पद में है नहीं समीकरण के तीसरे समीकरण में। तो A इक्वल VT ग्राफ की प्रवणता क्या है, tan थीटा है ना, प्रवणता हमें क्या देती है, स्लोप थीटा, थीटा कैसा, tan थीटा, टेंजेंट tan थीटा बनाता है। tan थीटा कितना है, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, है ना, लंब कितना है BC बटे आधार कितना है AC, तो A इक्वल कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू V माइनस U, या मान नहीं रखना है, ठीक है, सीधे यहां से आप AC का मान उठा लो, AC का मान यहां से उठा लो, क्योंकि हमें A चाहिए था, ठीक है। देखो इस टर्म में क्या है, UV है और S तो चल रहा है, तो मतलब UV तो मिल जाएगा, S भी, लेकिन A नहीं मिल रहा था, हमें एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा था, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस पद में हमें T मिल रहा था और हमको चाहिए था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें कहां से मिलेगा, VT ग्राफ की प्रवणता या ढाल से। VT ग्राफ की प्रवणता या ढाल हमें एक्सेलरेशन देगी और VT ग्राफ की प्रवणता tan थीटा बनाएगा, tan थीटा का मान लंब बटे आधार BC बटा AC, तो AC का मान हम निकाल लेंगे, तो AC का मान जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, AC इंटू A, ठीक है, इक्वल BC, AC जाएगा तो इंटू में हो जाएगा उधर, तो यहां से AC का मान निकालने तो क्या हो जाएगा, BC बटा A गुणा में है, इधर आया तो भाग में हो जाएगा। अब इस मान को समीकरण, इसको 1 दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ AC का मान हमें रखना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख दो तो कितना हो जाएगा, S इक्वल हाफ U प्लस V इंटू AC का मान कितना है, BC बाई A, है ना, BC बाई A, BC का मान रख दो कितना है, हाफ U प्लस A V, BC का मान कितना है बताओ, BC कितना है, V माइनस U बाई A, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ये V माइनस U प्लस V को V प्लस U लिख सकते हैं इंटू V माइनस U बाई A, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर डिवाइड बाई A। अब इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर पाई अपॉन 2A S इक्वल, है ना। अब इसको लगा दो तो उधर जाएगा 2A, तो कितना बन जाएगा 2AS, इधर बचा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अब U स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल V स्क्वायर, या V स्क्वायर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। इन पदों को आपस में बदल दो, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड साइड, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो यही गति का तीसरा समीकरण है, यही गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो ये गति के समीकरण किसके लिए लागू हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही होगी, एक समान त्वरित गति कर रही होगी, जैसे कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती हुई कोई वस्तु जब एक समान गति कर रही होती है, तो हम इन समीकरणों से उनके मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो तीसरा समीकरण है वह वेग स्थिति संबंध, और ये दोनों से हटके है, क्यों, क्योंकि इसमें समय का टर्म नहीं है, और जब समय का टर्म नहीं है तो AC की वैल्यू हम T नहीं लेंगे, ठीक है, चूंकि हमें U और V दिख रहा है, A नहीं दिख रहा, तो AC का मान निकालने के लिए हम VT ग्राफ की प्रवणता लेंगे, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होती है,
एक्सेलरेशन होता है वीटी ग्राफ की प्रवणता, tan थीटा निकालेंगे तो हम यहाँ से AC का मान BC/A जो कि एक टर्म में हमें मिल जाएगा, जो कि हमें इस समीकरण के लिए चाहिए है। ठीक, तो इस तरह से ग्राफी विधि तीनों समीकरणों के लिए हमने लगाया आज। कल हम देखेंगे कैलकुलस विधि या समाकलन विधि। समाकलन विधि से कल हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। धन्यवाद।